मेरा पति विदेश में रहता था। यहाँ मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था। एक दिन डॉक्टर के पास चेक करवाने गई और मुझे चेक करने के बाद डॉक्टर ने एक बड़ा राज बताने के लिए मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैं वहाँ गई तो डॉक्टर ने अचानक से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मेरे पास भागता हुआ आया। मैं काफ़ी देर से कॉरिडोर के चक्कर काट रही थी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। ये दर्द काफ़ी दिन से हो रहा था। पहले तो ये बर्दाश्त के काबिल था, लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था और यह सब काम मुझे ही देखने पड़ते थे। यहाँ भी मुझे अकेले ही आना पड़ा था और इसी बात से मुझे और भी तकलीफ़ हो रही थी। भला कोई तो हो जो साथ में दिल बहलाए, मगर मेरा ससुराल इलाहाबाद में था तो मायका कानपुर में। पति ने बड़े शौक से घर बनवाया था कि शांत माहौल में रहूँगा, मगर खुद तो अमेरिका चले गए, मुझे यहाँ अकेला छोड़ गए। मिसेज न्यू नर्स ने मेरा नाम पुकारा तो मैं डॉक्टर के केबिन की तरफ जाने लगी, जहाँ डॉक्टर अभिषेक का केबिन था, जो अल्ट्रासाउंड किया करते थे, और मेरी डॉक्टर खुशी सब मरीजों का अल्ट्रासाउंड वही किया करते थे। डॉक्टर खुशी को सिर्फ डॉक्टर अभिषेक की रिपोर्ट पर ही भरोसा था। मैं आराम से चलती हुई अंदर आ गई। डॉक्टर कोई रिपोर्ट बनाने में मसरूफ़ थे। उन्होंने मुझे बेड पर लेटने का इशारा किया और खुद अपना काम करने लगे। मैंने पर्दा सरकाया और फिर से बराबर कर दिया और खुद बेड पर लेट गई। जहाँ लेडीज़ के लिए चादर रखी गई थी, मैंने चादर अपने ऊपर डाल ली। 5 मिनट बाद डॉक्टर की आवाज़ आई, मैं आ जाऊँ मिसेज़ न्यू? उन्होंने पर्दे के पीछे से सवाल किया। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, आ जाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने आते ही मशीन ऑन की। कुछ सेटिंग करने के बाद मेरी तरफ हुए और अल्ट्रासाउंड करते हुए कुछ सवाल भी पूछते गए, लेकिन मैंने देखा अचानक से उनके चेहरे की रंगत कुछ अजीब सी हो गई थी। अब वो मेरे सवालों का जवाब सिर्फ हाँ और हूँ में दे रहे थे। उनके चेहरे पर जो चिंता के भाव थे, काफ़ी घबरा गई थी। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? तो वो काफ़ी देर तक चुप रहे, फिर और बोले, आप एक काम करें, कल मेरे क्लिनिक पर आ जाएं, बस यहाँ से नज़दीक ही है। इस जगह पर तो मैं डॉक्टर खुशी के कहने पर आया हूँ। आपसे सारी बातें मैं आराम से करूँगा। फ़िलहाल आप घर चली जाएं। डॉक्टर रिपोर्ट बनाने लगा। मुझे एक बार गौर से देखा और फिर मुड़ गया। डॉक्टर, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं कब तक बर्दाश्त करूं? मैंने थोड़ा गुस्से में आकर कहा। वो कहने लगे, मैं डॉक्टर को बता देता हूं, वो आज के लिए आपको मेडिसिन दे देंगी। अभी आप जाएं। मैं नाराज़ होकर बाहर निकली। भला ये क्या बात थी? कुछ बता भी नहीं रहा था, ऊपर से अपने क्लिनिक आने को कह दिया। बाहर निकलकर मुझे मालूम चला कि डॉक्टर खुशी के लिए कोई इमरजेंसी केस आया था, तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। वो केस करवा कर ही वापस आती थी। ऐसा अक्सर हुआ करता था, उनको जाना पड़ जाता था। लेकिन आज तो मैं बिल्कुल इंतज़ार भी नहीं कर सकती थी। मैंने नर्स को कहा कि मेरा दर्द में बुरा हाल है, प्लीज़ मुझे कोई दवाई दे दो। उन्होंने डॉक्टर से फ़ोन पर बात किया और फ़िलहाल के लिए मुझे चंद मेडिसिन दे दी और मैंने फार्मेसी से पानी लिया और बोतल लेकर वो गोलियां निगल ली, ताकि कुछ तो फ़र्क पड़े। घर वापस आकर मैं बहुत रोई। ये भी क्या ज़िंदगी थी मेरी? अकेले जियो, अकेले मरो, हर दर्द परेशानी अकेले ही बर्दाश्त करो। पति तो बाहर बैठा है, बस नोट बनाने में लगा है और मैं यहाँ सब झेल रही थी। मैं काफ़ी देर तक रोती रही। फिर कुछ देर बाद दीपक की कॉल आई तो मैंने सारा गम और गुस्सा उन्हीं पर निकाल दिया। वह काफ़ी देर तक मुझे समझाते रहे, लेकिन मैं कुछ सुनने के लिए तैयार न थी। मैंने फ़ोन काट दिया और मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। शायद टैबलेट ने भी असर किया था, जिससे दर्द कम होते होते ख़त्म हो गया था। अब मुझे सुबह फिर जाना था डॉक्टर अभिषेक की क्लिनिक। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। मैं सुबह उठी तो मेरा मूड एकदम फ्रेश था। मुझे लग रहा था कि मुझे आराम की टैबलेट दी थी डॉक्टर ने, तभी मैं सुकून से सो पाई थी और दर्द भी कुछ कम था, लेकिन तब भी हो रहा था। मैंने नौकरानी से नाश्ते में पूछा तो वह जल्दी से मेरा मनपसंद नाश्ता बना लाई। मुझे भूख भी लगी थी। इसी तरह रोज़मर्रा के कामों में शाम हो गई और मैं डॉक्टर के क्लिनिक जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ ही देर में मैं वहां पहुंच चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे क्लिनिक पर बुलाया और बैठने को कहकर दरवाजे को बंद कर दिया। मैं बेचैन हो गई कि उन्होंने दरवाज़ा क्यों बंद किया। वो जल्दी से भागते हुए मेरे पास आए और जो कुछ भी उन्होंने मुझसे कहा, मेरे तो होश उड़ गए। मेरा नाम नीहू है। मैं खुशहाल घराने में पैदा हुई थी। पापा को लगता था कि मैं एक उनके भाग्य खोलने आई हूँ। जैसे ही पैदा हुई थी, पापा को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिससे उनकी कल्पना भी नहीं की थी।
और इसी प्रोजेक्ट की वजह से वो कहाँ से कहाँ पहुँचते चले गए। उनका छोटा सा कारोबार बहुत फैल चुका था। मेरे पापा मुझे प्यार से परी कहकर बुलाते थे। मैं वहाँ लाड प्यार से पलकर बड़ी हुई थी। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बड़े होते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था। मुझे महसूस होता था कि हमारे घर में कोई ऐसा राज छुपा है जो मुझे मालूम नहीं था, मगर कुछ तो था जो छुपाया जा रहा था। मैंने पापा और मम्मी को कई बार अकेले में बहस करते हुए देखा था, मगर वो मुझे देखकर ही चुप हो जाया करते थे। मैं चाहकर भी उनसे ये राज मालूम नहीं कर पाई थी। कॉलेज के बाद जब मैं अपनी छुट्टियां गुजार रही थी तो मैंने नोटिस किया कि पापा के घर से जाते ही मम्मी ड्राइवर को गाड़ी निकालने का हुक्म देती हैं और उनके साथ कहीं चली जाती हैं। पहले तो मैंने गौर नहीं किया। एक दिन मैंने मम्मी से पूछा तो वह हड़बड़ा गई और बोली, नीहू बेटा, मैं जहाँ जाती हूँ मैं आपको नहीं बता सकती। उनकी इस बात पर मैं उनको अजीब नज़रों से देखने लगी। मम्मी, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बता सकती? मैंने अचंभे में कहा तो उन्होंने फीकी सी मुस्कुराहट देकर कहा, नीहू तुम परेशान मत हो, मैं अपने दोस्तों से मिलने चली जाया करती हूँ, घर में रहकर बोर हो जाया करती हूँ। उन्होंने मुंह मोड़कर बड़ी कठिनता से कहा, मम्मी यह क्या बात हुई? भला अपने घर में कौन बोर होता है? अब तो मैं भी घर में रहती हूँ। मुझे बड़ी हैरत होती थी कि वह अपनी इकलौती बेटी के साथ वक्त गुजारने की बजाय अपने दोस्तों के पास चली जाया करती थी। मेरी बात पर वह सर झटक कर वहाँ से चली गई। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी उनकी यह सब बातें सुनकर, जबकि पापा जब भी घर में रहा करते थे बस मेरे ही आगे पीछे घुमा करते थे और उनकी हर मुमकिन कोशिश हुआ करती थी कि वह मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करें। वैसे तो मम्मी भी मुझे बहुत प्यार दिया करती थी, पर आज उनका रवैया कुछ अजीब था। जब मैंने सोचना शुरू किया तब देखा कि मम्मी मुझे पापा से लाड करते देख कुछ उदास हो जाया करती थी। अब तो मुझे शक होने लगा था कि वह मेरी सौतेली माँ तो नहीं है, पर वह कैसे मुमकिन था? मैंने अपनी पैदाइश की फ़ोटो देखी थी, उनमें मम्मी ही थी जो हॉस्पिटल में मुझे गोद में लिए हुए मुस्कुरा रही थी और उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। जब मैं छोटी थी तो बहुत डर जाया करती थी। वह ड्रिप देखकर मैं पूछा करती थी, मम्मी आपको हाथ में क्या हुआ है? तब वह हंसकर कहती थी कि जब आप पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे यह ड्रिप लगाई थी ताकि मुझे ताकत मिले और मैं आपका ख्याल रख सकूं। जब यह बात मेरे दिमाग में आती तो मेरा यह सब दूर हो जाता करता, मगर जो कुछ भी घर में हो रहा था कुछ अलग सा था। एक बार मैंने मम्मी का पीछा करने का सोचा और दूसरे दिन मैंने उनको जाने से पहले ही तैयार बैठी थी और मैंने गाड़ी मंगवाई थी जिससे मैंने घर के बाहर ही रुकने को कहा था और जब मम्मी चली जाती तो मैं उनका पीछा करती। इसके पहले गाड़ी वाले ने 2 गुना पैसे लिए थे और मम्मी जैसे घर से निकली मैं भी उनके पीछे निकल पड़ी। मैंने ड्राइवर से मम्मी की गाड़ी का पीछा करने को कहा। यूँ हम उनकी गाड़ी का पीछा करते रहे। पहले वह एक होटल में गए और फिर वहाँ से ढेरों बॉक्सेस अपनी कार में रखवा कर, शायद उसमें खाने का सामान था, और फिर एक गिफ्ट शॉप पर गई। वहाँ से उन्होंने ढेरों बलून्स खरीदे और सब अपनी कार में रख कर फिर वहाँ से एक एनजीओ में गए। वहाँ काफ़ी देर तक अंदर में देख रही थी। ड्राइवर ने किसी की मदद खाने पीने का सामान गाड़ी से बाहर निकलवाया और अंदर ले गई, मगर कुछ फल और बलून वगैरह मम्मी अपने हाथ में लेकर अंदर गई थी और सारा सामान ड्राइवर लेकर अंदर गया था और तकरीबन 2 घंटे बाद वो वहाँ से निकली थी। जाते वक्त उनका जितने खुश लग रही थी, आते टाइम उनका चेहरा उतना ही उतरा हुआ था और वह वहाँ से रवाना हो गई। मुझे लगा कि घर की तरफ जाएंगी, इसलिए मैंने जल्दी से टैक्सी ड्राइवर को घर चलने के लिए कहा और मेरी जल्दी मचाने की वजह से वह जल्दी ही मुझे घर ले आया और मैंने उसे जल्दी से किराया दिया और घर की तरफ भागी। मैंने घर के काम वाली को भी कुछ नहीं बताया था कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और ना ही मुझे किसी ने बाहर जाते हुए देखा था। बस आते टाइम मुझे चौकीदार ने देखा था और मम्मी की भी आदत नहीं थी कि वह नौकरानी से पूछताछ करती, लेकिन मेरी उम्मीद के परे मम्मी वहाँ से 2 घंटे बाद वापस आई और अब मैं पछता रही थी कि मैं इतनी जल्दी वहाँ से क्यों चली आई। मैंने मम्मी की तरफ काफ़ी गौर से देखा, वह काफ़ी थकी सी लग रही थी। फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उन्हें गले से लगाया तो वह हंसने लगी। पगली, क्या कर रही हो? तो मैंने कहा, अपनी प्यारी सी मम्मी से प्यार। मैंने लाड से कहा तो उन्होंने मेरा माथा चूम लिया और मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने अपनी प्यारी सी मम्मी को गलत समझा। वह तो नेक काम के लिए जाया करती थी, शायद इसीलिए मुझे नहीं बताती थी कि नहीं कि बर्बाद हो जाए।
उस दिन के बाद मैंने उनकी खोज खबर लेना छोड़ दिया। वैसे तो मेरा एडमिशन होने को था और मैं अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस थी। अब मैंने आगे की प्लानिंग को लेकर ध्यान देना शुरू कर दिया था। मैंने एक रात जब पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाने लगी तो मुझे पापा के कमरे से आवाज़ आने लगी थी। वह बात करने की तो नहीं, लड़ाई बहस की थी लग रही थी। जानने की इच्छा हुई तो मैं पापा के दरवाजे से कान लगाकर सुनना शुरू किया। मुझे पता था यह बात ठीक तो नहीं है, लेकिन यह मेरे माता पिता का मसला था तो और मुझे हर हाल में जानना ज़रूरी था, क्योंकि वह हमेशा ऐसे ही लड़ा करते थे। आखिर वह कौन सी बात थी जो उन्हें सुकून से जीने नहीं दे रही थी। अब उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, बल्कि दरवाज़ा भी हल्का सा खुला हुआ था। वह दोनों दिखाई भी दे रहे थे। मैंने मम्मी को पापा से उलझते हुए देखा और पापा ना में गर्दन हिलाए जा रहे थे। नामुमकिन है बबीता, मैं तुमको कितनी बार बताऊं, अब तुम भी यह बहस बंद कर दो। पापा अचानक गुस्से में आ गए और मम्मी रोने लग गई थी। आखिर क्यों करते हैं आप यह सब? क्या मेरा कोई हक नहीं है इस घर पर? वह भी चिल्लाने लगी थी और मैं भी अंदर चली गई बिना सोचे समझे। मुझे देखकर मम्मी ने जल्दी से मुंह घुमाकर आंसू पोंछे और बाथरूम की तरफ जाने लगी, जबकि पापा मेरी तरफ आने लगे। निहू बेटा, इस वक्त यहाँ पापा काफ़ी बौखलाए लग रहे थे और मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे बेड पर बिठाया और मैंने पापा से पूछा, यह सब क्या हो रहा था पापा? आप दोनों इस तरह क्यों लड़ते रहते हैं? कुछ नहीं निहू, बस आपकी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं उनको बस यही समझा रहा था कि डॉक्टर के पास चलते हैं, और वह मान नहीं रही थी। देखो, इस बात पर मुझे गुस्सा तो आएगा ना। वह मुझे बहलाने की में लगे थे। वह पापा झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? यह आज की बात नहीं है कि ऐसा हो रहा है। मैं रोज़ आप लोगों को झगड़ते हुए देखती हूँ। मैंने महसूस किया कि मम्मी दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है। कोई ना कोई बात उनको खाए जा रही है। मैंने पापा को यह सब कह तो दिया था, मगर मैंने उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे रोना आ गया। मैंने पापा से कहा, पापा आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आप दोनों को ऐसे नहीं देखा जाता। प्लीज़ मुझे सब सच सच बता दें। मैं अचानक से फूट फूट कर रोने लगी और पापा मुझे अपने गले से लगा लिया। मुझे महसूस हो रहा था कि उनके भी आंसू मेरे बालों पर गिर रहे थे और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि मैंने हंसते मुस्कुराते हुए पापा को भी आज रुला दिया। कुछ देर बाद मम्मी भी बाथरूम से बाहर निकल आई और मुझे अब तक यहाँ पर बैठा देखकर वह चौंक गई और बोली, निहू बेटा, तुम अभी यहाँ तक हो, चलो अपने रूम में जाओ। और वह मेरी तरफ आई और मेरा हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश की। पापा ने मेरा हाथ थाम लिया और बोले, रहने दो बबीता, अब हमारी बेटी इतनी समझदार हो गई है कि अपने माँ बाप का दुख समझ सकती है। पापा निर्वासा होकर मम्मी से कहा तो मम्मी फिर से रोने लगी और हक्का बक्का होकर उन दोनों को देखते जा रही थी। ऐसा कौन सा राज था कि वह दोनों रोए जा रहे थे और मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल बढ़ने लगे थे। और मैंने उन दोनों से कहा, पापा मुझे जल्दी से बता दें, मेरा दिल बैठा जा रहा है। फिर पापा ने मुझे जो बताया, मुझे एकदम धक्का सा लग गया। मैंने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। पापा ने मुझे बताया कि मम्मी और पापा आपस में फर्स्ट कजिन थे। वह दोनों एक दूसरे से शादी करके बहुत खुश थे। फिर शादी के 3 साल बाद उनको एक बेटा पैदा हुआ था, जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा था। वह मुझसे 5 साल बड़ा था। उन्होंने उनका नाम विजय रखा था। वह जब पैदा हुआ था तो पापा ने बहुत बड़ा जश्न मनाया था। पापा के पैरों तो ज़मीन पर नहीं दिख रहे थे। पापा और मम्मी अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे कि अचानक से एक दिन विजय की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि उसे स्ट्रोक हुआ था। वह बहुत कमज़ोर हो चुका था, हिलने डुलने में भी नाकाम था। पापा ने उसके काफ़ी सारे टेस्ट करवाए, मगर जब उन्हें असल बात मालूम पड़ी तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जब शहर के डॉक्टर ने उन्हें यह बताया कि आपके बच्चे को स्ट्रोक नहीं बल्कि पैदाइशी ऐसा है तो इसका कोई इलाज नहीं है, यह पैदाइशी ऐसा है। पापा तो यह बात सुनकर टूट चुके थे। पापा ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब कोई तो इलाज होगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तब डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको यह सलाह देता हूँ कि आप अब दूसरा बच्चा करने की कोशिश ना करें, तभी अच्छा है, क्योंकि आपकी कजिन मैरिज है। जैसा कि आपने बताया कि आप दोनों के माँ बाप की भी कजिन मैरिज थी,
तो इसी वजह से हुआ है। कल कजिन मैरिज अगर 3 अचल से तो कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, तो कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। जैसे किसी को औलाद ही नहीं होती, किसी को होती है तो ज़िंदा नहीं रहती, और किसी की रहती है तो जैसे दिमाग का खलल या ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मम्मी और पापा टूट चुके थे। मम्मी तो एकदम ख़त्म सी हो गई थी। सारा दिन बच्चों के साथ लगी रहती थी, उनका कोई होश नहीं रहता था। उनके कपड़े कई कई दिन तक मैले हो जाया करते थे। विजय जब 5 साल का हुआ तो माँ की तबीयत अचानक से ख़राब रहने लगी। उनको मालूम चला कि वह फिर से गर्भवती हैं। पापा बहुत गुस्से में आ गए थे। उन्होंने वह बच्चा गिराने की भी कोशिश की, मगर उनकी जान को खतरा था, और वो यूँ इस दुनिया में मैं आ गई, और वह भी सही सलामत। उन दोनों के उसका हल पापा ने ये निकाला कि उसे एक एनजीओ में भेज दिया। पापा ने उनको ढेर सारी रकम दी थी और भाई को अलग से एक कमरा भी दिलवाया था, और ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया करवाई थी। लेकिन मम्मी इस बात के लिए राज़ी नहीं थी। उनका दिल रो रहा था, लेकिन पापा ने ज़बरदस्ती विजय को वहाँ भिजवाया था, और मम्मी रोज़ अपनी ममता से मजबूर होकर वहाँ जाया करती थी और विजय से मिला करती थी। उसके साथ टाइम बिताया करती थी, जहाँ वह व्हीलचेयर पर बैठा अपनी मम्मी को देखकर खुश हो जाया करता था। मम्मी उसके पास बैठकर बहुत सारा वक्त बिताती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। लेकिन पापा अभी उससे अपने घर लाने के लिए राज़ी नहीं थे कि कहीं मेरे दिमाग पर कोई असर न पड़े। वह मुझे यह बात भी मालूम नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन आज मैंने वह राज जान लिया था कि क्यों मेरी माँ मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं हुआ करती थी, और पापा इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। और कभी भाई से मिलने भी ना गए। उनको उनकी यह हालत देखकर भी न जान सकती थी। जवान हो गया था, उनकी दाढ़ी मूंछ निकल आई थी। मम्मी उनकी रोज़ शेविंग करवाया करती थी। उस मासूम को तो कुछ पता ही ना था। यह जानकर मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी वह मैं ही जानती। मैंने पापा से जिद की कि कल भाई को हम लोग घर पर लेकर आएंगे। इतना कुछ होते हुए भी भाई क्यों किसी एनजीओ में रहे, यह सोच सोच कर मैं रोए जा रही थी। और मेरी जिद से मजबूर होकर पापा ने दूसरे दिन ही भाई को घर ले आए। वह बहुत खूबसूरत थे। मम्मी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। आखिर कितने टाइम बाद वह अपने जिगर के टुकड़े को अपने साथ लेकर आई थी। अब हम दोनों माँ बेटी मिलकर भाई का बहुत ध्यान रखते थे। मैंने देखा कि वह पागल नहीं था, बस उनका दिमाग छोटा रह गया था। वह खुद को छोटा। मेरी भी दोस्ती विजय के साथ हो गई थी। मैं रोज़ उनके लिए चॉकलेट लेकर आती थी, और वह भी खुश हो जाते थे। इस तरह दिन बीते, और मेरी कजिन का रिश्ता आया मेरे लिए तो पापा ने तुरंत मना कर दिया, और मेरी शादी दीपक से करवा दी। और वह हर 4 माह बाद अमेरिका से मुझसे मिलने आया करते थे। अब की बार भी उनको गए 4 महीने हो गए थे, और मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। मगर आज जो डॉक्टर अभिषेक ने मुझे बताया था, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मेरे पेट में जो बच्चा है शायद वह शारीरिक तौर पर ठीक नहीं है। 3 साल बाद मुझे यह खुशखबरी सुनने को मिली थी, और उसके साथ ही यह भयानक बात भी। यह सब सुनकर मेरा सर चकराने लगा। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने मुझे संभाला, और मैं डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे तो पता ही नहीं था मैं 4 माह से प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने कहा, हौसला रखिए मैडम, होता है कभी कभी ऐसा। आपका पहला बेबी है तो आपको तजुर्बा भी नहीं था, लेकिन आप परेशान ना हो, इसका हल है मेरे पास। आपको मैं यहाँ इसीलिए बुलाया हूँ कि आप यह बच्चा गिरा दें। उसकी बात सुनकर मैं उछल पड़ी। आप यह सब क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं यह गुनाह बिल्कुल नहीं करूँगी। मैंने उनको बहुत सुना और वहाँ से निकल आई, जबकि वह कहते रहे मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं घर पहुँचकर बहुत रोई थी। मैं दीपक को भी नहीं बता पाई थी, लेकिन जब मैंने मम्मी को बताया तो उन्होंने कहा कि किसी को बताए बगैर बच्चा को गिरा दो, वरना बहुत पछताओगी। मम्मी की बात सुनकर मुझे शौक लगा। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, क्या आप मुझे मार सकती हैं, या कैसी बात कह रही हो? कोई माँ अपनी औलाद को कैसे मार सकती है? तब अचानक मम्मी खामोश हो गई। उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया था। मैं भी माँ अपनी औलाद को कैसे मार सकती हूँ? मैंने भगवान पर भरोसा किया और सब उन्हीं पर छोड़ दिया था। मैंने दीपक को भी सब कुछ बता दिया था, वह भी चुप हो गए थे। मैंने डॉक्टर के पास जाना भी छोड़ दिया था। मैं अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाया करती थी, बस अपने भगवान पर भरोसा था। सब मुझे अजीब सी नज़रों से देखा करते थे, लेकिन जब 9 महीने बाद मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया तो डॉक्टर भी हैरान रह गए थे।
तो मेरा यकीन जीत गया था, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट अच्छे से चेक करने के बाद खुश होकर बताया कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे मायूस नहीं किया था। धन्यवाद।